हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जो एसएससी सीजीएल स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं या नया जो सेशन आरंभ कर रहे हैं। इस सेशन में दोस्तों बात करने वाले हैं जो आपको जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनमें लगातार आपको मैराथन मिलने वाली है। जी हाँ, आज के सेशन में हम बात करेंगे भूगोल की। जी हाँ, भारत का भूगोल आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। भूगोल की मैराथन होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको एग्जाम में छपने वाले बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ से जो भूगोल की इंडिया का भूगोल है उसकी थ्योरी भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो आज का सेशन काफी स्पेशल होने वाला है। आप सभी की जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुकी है। उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है जो सेशन आरंभ किया गया है। आरंभ है प्रचंड। हाँ जी हाँ, आरंभ है प्रचंड के नाम से यह जो मैराथन क्लासेज होने वाली है, इनमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है जीके जीएस मैराथन, बिल्कुल बैक टू बैक। आपको जो जब तक आपकी सीजीएल की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको मैराथन मिलने वाली है। इस मैराथन में आपकी रोज 1 घंटे की क्लास होने वाली है। इसमें हम सबसे पहले भूगोल को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री को, फिर पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ है। और इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हम यहाँ भूगोल की बात करने वाले हैं। भूगोल में भी जो प्रथम टॉपिक है आपके लिए जो होने वाला है वह है भारत की स्थिति व विस्तार। जी हाँ, भारत की स्थिति व विस्तार पे चर्चा करने वाले हैं। स्थिति व विस्तार पे चर्चा करेंगे आज के सेशन में। और जो संपूर्ण आज के सेशन में ही दोस्तों कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ बातें बताई जाने वाली, बिल्कुल जो भी आपको फैक्ट बताया जाएगा इनसे सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होने वाला है। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत एक जो प्रायद्वीप देश है आप सभी को पता है। और भारत के नाम पे चर्चा करते हैं। वायु पुराण में भारत का नाम मिलता है। जी हाँ, वायु पुराण में भारत का नाम भरत राजा के नाम से मिलता है। और बात की जाए आगे तो आर्यों का निवास के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। जी हाँ, आर्यों के निवास के कारण है। आर्यों के निवास के कारण जी हाँ, आर्यों के निवास के कारण है जो भारत को है जो आर्यावर्त कहा जाता था। फिर बात की जाए इसका नाम दोस्तों जो भारत है उसको, भारत खंडे को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जो जम्बू द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिणी भाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और साथ ही बात की जाए जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति है इंडस शब्द से हुई है। आप सभी को पता है जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, शब्द की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति इंडस शब्द से होती है। जी हाँ, जो इंडस शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा भारत के अनेकों नाम हैं। तो चलिए नाम के बाद आगे बढ़ते हैं। और जो अब बात करने वाले हैं भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। जी हाँ, अब बात करेंगे भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। ग्लोब में स्थिति, जी हाँ, ग्लोब में स्थिति की बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अक्षांशों की जो संख्या है, जो अक्षांश और देशांतर होती है उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो अक्षांश इस प्रकार से दोस्तों ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से रेखाएं होती है, इन्हें जो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इनके जो लंबवत रेखाएं होती है, इनके लंबवत रेखाएं जो होती है इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती है। अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती है। और ये है दोस्तों देशांतर रेखाएं। जी हाँ, देशांतर रेखाएं लंबवत होती है और अक्षांश रेखाएं जो आडी होती है। अब भी बात की जाए यहाँ अक्षांशों की कुल संख्या। जी हाँ, अक्षांशों की संख्या के बारे में बात की जाए तो अक्षांशों की संख्या होती है 181। जी हाँ, जो इस प्रकार से जो ये आडी रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और जो इन अक्षांशों की संख्याएं होती है 181 होती है। अब बात की जाए अक्षांश रेखाओं की, तो जी हाँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में बात की जाए, संख्याओं के बारे में बात की जाए तो यह होती है 179। जी हाँ, 2 कम होती है अक्षांशों से। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यह बिंदुवत रूप में होते हैं। इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाओं की गिनती में नहीं किया गया है। जबकि जो अक्षांशों में इनकी गिनती होती है। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर होता है 181। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों 179 होती है। जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बिंदुवत रूप में होने के कारण इनको जो है अक्षांश रेखाओं की गिनती में नहीं किया जाता है।
और बात की जाए दोस्तों, जो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो वृत्ताकार होती है, जी हाँ, जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, जी हाँ, जो वृत्ताकार वृत्त के आकार के रूप में होती है दोस्तों, यह इस प्रकार से घूमकर इस प्रकार से होती है, तो यह वृत्ताकार रूप में होती है। और बात की जाए कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, या सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा कौन सी है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री रेखा होती है। और 0 डिग्री रेखा को आप सभी को पता है भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो वृत्ताकार आकृति इस प्रकार होती है, तो इसमें जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है वह वृत्त का व्यास होता है, या मध्य से गुजरने वाली रेखा सबसे बड़ी होने वाली है। ऊपर जाने पर इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है घटती जाती है, आप देख पा रहे हैं, और घटती घटती यह जो अंत तक है बिल्कुल बिंदुवत रूप में आ जाती है। और यह जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, आप सभी को पता है, बात कर चुके हैं, जो एक बिंदुवत रूप में है। इसी प्रकार नीचे की ओर चलते हैं तो जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यह भी बिंदुवत रूप में आ जाता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे दोस्तों यह 0 डिग्री रेखा है, और 0 डिग्री रेखा का ही उपनाम भूमध्य रेखा है। तो आप यहाँ से बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवतीय वृत्त होता है। अब बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो दो अक्षांश, यह है अक्षांश, और इस अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है, तो बात करें दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो मध्य की दूरी पे बात करें तो दो अक्षांशों में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों इस प्रकार दो अक्षांश रेखाओं में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब एक दोस्तों बिल्कुल वे में बनाते हैं चित्र, और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से और रेखाएं होती है, जैसे भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, तो किस प्रकार से होती है। दोस्तों आप सभी ने देखा, बिल्कुल जो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा इसे ही कहा जाता है। भूमध्य के अलावा इसका एक विषुवतीय नाम और है, विषुवतीय के नाम से, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जो विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर बात की जाए जो ऊपर, इससे ऊपर रेखा आती है वह होती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री, जी हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस रेखा को ही कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसी रेखा को कहा जाता है। फिर बात की जाए दोस्तों, इससे नीचे जो रेखा होती है, इससे नीचे रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। जी हाँ, मकर रेखा इसे कहा जाता है, और इसे जो अंग्रेजी में नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कोपरिकम इसे कहा जाता है। जी हाँ, कोपरिकम इसे कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा इसका उपनाम है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और दोस्तों अब बात की जाए 66.5 डिग्री पे जो वृत्त आता है, अक्षांशीय वृत्त आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। जी हाँ, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और बात की जाए इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जी हाँ इसकी बात की जाए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे किस नाम से जाना जाता है, यह है अंटार्कटिक वृत्त। जी हाँ, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसे जाना जाता है। और अब बात की जाए यहाँ पे है, यह उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव को है जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बात की जाए जो दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करें तो यह है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से आता है। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव यहाँ से आता है, और इसे भी 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो यह उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, यह बिंदुवत रूप में है। अक्षांश रेखा के बारे में मैं आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। कुल अक्षांशों की जो संख्याएं होती है वह 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यह बिंदु के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाओं की गिनती में नहीं किया जाता है। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है। जी हाँ, जो ये दो अक्षांशों की रेखाओं के मध्य की दूरी होती है इसे कटिबंध कहा जाता है, और एक कटिबंध में 111 किलोमीटर होता है। अर्थात कहा जाए दो
अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप अक्षांशों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं। जी हाँ, देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो देशांतर रेखाओं में बात करने से पहले दोस्तों यहाँ पे बात की जाएगी जो 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इसमें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से स्थित जो शाही खगोलशाला है उसमें गुजारने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए और बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर 1884। तो 22 अक्टूबर 1884 को कहाँ पे है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर को एक स्थान से गुजारा जाता है। लंदन में स्थान है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान। जी हाँ, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारा जाता है, ग्रीनविच स्थान से गुजारा जाता है। ग्रीनविच में भी जो शाही खगोलशाला से गुजारने का निर्णय लिया गया और इस 0 डिग्री रेखा से ही दोस्तों जो समय का निर्धारण किया गया है। दोस्तों जो बात की जाए अक्षांशों से हमेशा स्थान की गणना की जाती है, जबकि जो देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है और अक्षांशों से दूरी की गणना की जाती है। तो यहाँ से बात करें और आप सभी को पता है जो देशांतर रेखा होती है यह तो दोस्तों जो बिल्कुल 0 डिग्री है, बिल्कुल मध्य से, पृथ्वी के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, या ग्रीनविच रेखा भी इसे ही कहा जाता है। ग्रीनविच इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजारने का निर्णय लिया गया, इसीलिए उस ग्रीनविच स्थान से गुजारने के कारण ही इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसका नाम समझ पा रहे होंगे। ग्रीनविच के अलावा इसका नाम होता है जो प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहा जाता है। अब दोस्तों बात की जाए जो 0 डिग्री के जो दोस्तों दाईं ओर का भाग होता है इसे जो पूर्वी देशांतर, इधर आने पर पूर्वी देशांतर होता है और इसके बाईं ओर जाने पर जो होता है पश्चिमी देशांतर। जी हाँ, उधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार होती है। अब बात करें 2 देशांतरों के मध्य के भाग को गोर कहा जाता है। जी हाँ, अब ये अगली देशांतर रेखा यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो मध्य का भाग है इसे गोर कहा जाता है। जी हाँ, इसे गोर कहा जाता है। और बात की जाए अब देशांतर रेखाओं की सॉरी दोस्तों, अब बात करें देशांतर रेखाओं की संख्या। जी हाँ, देशांतर रेखाओं की संख्या पे बात करते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या, तो देशांतर रेखाओं की संख्या दोस्तों होती है 360। जी हाँ, 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है और सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। तो या दोस्तों यहाँ से जैसे अक्षांश रेखाओं में जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो बिंदुवत रूप में होने के कारण वह जो अक्षांश रेखाएं नहीं बना पाते हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं में सभी जो बिंदु होते हैं वह देशांतर रेखा बनाते हैं। अब बात की जाए भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं का अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों बात की जाए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का आप सभी को पता है जो 0 डिग्री रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब इस भूमध्य रेखा पर ही दोस्तों जो देशांतर रेखाओं की दूरी अधिकतम होती है। जी हाँ, यह इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से हमारी देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अक्षांश रेखा के ऊपर ही है जो काफी इसमें दूरी अधिक है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी होती है तथा दूरों पर न्यूनतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूरी है वह कम है, लेकिन जो देशांतर रेखा पर जो दूरी आ रही है वह अधिकतम आ रही है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी होती है तथा दूरों पर न्यूनतम होती है। चलिए बात करें भूमध्य रेखा पर जो एक गोर बराबर होता है, एक गोर बराबर या जो 2 देशांतरों के मध्य की दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में इसकी लंबाई 111 किलोमीटर होती है। और दोस्तों यह तो जो है यह भूमध्य रेखा पर यह दूरी होती है, भूमध्य रेखा पर यह दूरी होती है। जबकि बात की जाए अब जो दूरों पर बात की जाए तो दूरों पर 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर होता है। जी हाँ, जो बिल्कुल एक बिंदु से ही आरंभ होते हैं, सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु से ही आरंभ होती है। और चलिए आगे बढ़े और बात करें अक्षांश व देशांतर रेखाओं से घिरे भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं और यहाँ पे समझते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर का भी एक अलग से हम यहाँ पे चित्र बनाने वाले हैं और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाएं इस प्रकार होती है। जी हाँ, अक्षांश रेखाएं इस प्रकार जो वृत्ताकार रूप में होती है, जबकि देशांतर रेखाएं होती है वह इसके लंबवत होती है। जी हाँ, देशांतर रेखाएं इसके लंबवत होती है और यह इस प्रकार से होती है।
तो चलिए देशांतर रेखाएं बना चुके हैं, यह देशांतर रेखाएं हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दो अक्षांशों के मध्य की जो भाग होता है उसे कटिबंध कहा जाता है, और एक कटिबंध आप सभी को पता है, एक कटिबंध बराबर 111 किलोमीटर होता है। फिर बात की जाए दो देशांतरों के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। जी हाँ, जो दो देशांतरों के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है, और एक गौर बराबर आप सभी को पता है 111.31 किलोमीटर होता है, सॉरी दोस्तों 111.32 किलोमीटर होता है। और अब बात की जाए जो संपूर्ण ये जो पृथ्वी के जो ग्लोब के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बिछा होता है उस जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो दोस्तों जो यह जाल बिछा होता है इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ग्लोब में जो जाल बिछा होता है उसे जो ग्रिड कहा जाता है। तो आप सभी यहाँ से पता कर पा रहे हैं जो कटिबंध क्या होता है, गौर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब क्वेश्चन पे थोड़ा कि और क्या क्वेश्चन इस यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट और है वह है सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत कहा जाता है। जो देशांतर रेखाएं होती है उन्हें महान व्रत कहा जाता है। और दोस्तों बात की जाए भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप, पश्चिम में जो अरब प्रायद्वीप स्थित है। जी हाँ, भारत के जो पूर्व है, यहाँ पे दोस्तों जो अभी भारत की बात करेंगे तब इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं जो भारत के पूर्व में और यहाँ जो स्थित है उसे क्या कहा जाता है। अब बात करें 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर को अर्धरात्रि देशांतर कहा जाता है। जी हाँ, जो 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर होता है उसे अर्धरात्रि देशांतर कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी जो फैक्ट बोले जाने वाले हैं, बोले जाते हैं, उन्हें आप सभी जो बिल्कुल यहाँ पे अपने जो नोट्स बनाते हैं उनमें लिख लीजिएगा। इनसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति काफी अधिक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास की बात की जाए तो यह किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यह जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसे विषुवतीय व्यास कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो पूरी लंबाई है इसे विषुवतीय व्यास कहा जाता है। विषुवतीय व्यास, जी हाँ, विषुवतीय व्यास इसे कहा जाता है। और जो ग्लोब का विषुवतीय व्यास है वह है 12,756 किलोमीटर। अब बात करने वाले हैं ध्रुवीय व्यास की। तो ध्रुवीय व्यास क्या होती है? यह जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के जो मध्य या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो दूरी होती है उसे ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास हमारे पास 12,714 किलोमीटर बचता है। तो आप यहाँ से जो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बारे में बड़े आसानी से पता कर पा रहे होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं घूर्णन व परिभ्रमण काल के बारे में। घूर्णन या परिभ्रमण काल, जी हाँ, घूर्णन या परिभ्रमण काल के बारे में बात करते हैं। परिभ्रमण काल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी दोस्तों आप सभी को पता है पृथ्वी इस प्रकार से होती है, यह गोल होती है। और दोस्तों जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है वह पश्चिम से पूर्व लगाती है। जी हाँ, यह पश्चिम है तो यह पूर्व है। तो पृथ्वी इस वे में चक्कर लगाने वाली है। जी हाँ, पृथ्वी इस वे में चक्कर लगाती है, इस वे में चक्कर लगाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्व में 1670 किलोमीटर प्रति घंटा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति होती है और दूरों पर इसकी गति 0 किलोमीटर होती है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे और बात करें परिभ्रमण काल की बात करें तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लिया जाता है उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। और परिभ्रमण काल में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो परिभ्रमण काल या पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट वह 4 सेकंड लगती है, या लगभग कहा जाए तो दोस्तों 24 घंटे लगते हैं। और परिभ्रमण काल के कारण ही दोस्तों आप सभी को पता है जो पृथ्वी पर दिन व रात बनते हैं। जी हाँ, दिन व रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण बनते हैं। तो आप यहाँ से सीधा बता सकते हैं जो परिभ्रमण काल के बारे में आपको बताया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। जी हाँ, पृथ्वी है जो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। जी हाँ, 15 डिग्री घूमती है। किसी भी देश का 15 डिग्री के बाद समय बदल जाता है। जी हाँ, किसी भी देश का 15 डिग्री चलने के बाद समय बदल जाता है। पृथ्वी पर कुल कितने समय जोन हैं, इस प्रकार से भी आपको फैक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने समय जोन है? जी हाँ, कुल कितने समय जोन है?
तो पृथ्वी पर कुल टोटल 24 समय जोन है। और बात की जाए पृथ्वी 1 डिग्री पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जी हाँ, पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व घूमने में 4 मिनट का, जी हाँ 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों आपको इस प्रकार भी सीधा फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व घूमने में कितना समय लेती है, तो पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए। चलिए 15 डिग्री देशांतर को घंटाव्रत कहा जाता है। जी हाँ, 1 घंटे में जो 15 डिग्री घूमती है, इसीलिए जो 15 डिग्री देशांतर को जो घंटाव्रत कहा जाता है। जी हाँ, 15 डिग्री देशांतर को घंटाव्रत कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक मुख्य फैक्ट लिखने वाले हैं नोट के रूप में, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जी हाँ 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में आपस में काटती है। जी हाँ, अटलांटिक महासागर में आपस में काटती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए आपस में काटती है। दोस्तों बात कर रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को आप सभी को पता है कि जो ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पुटअप हो सकता है कि अक्षांश रेखा व ग्रीनविच रेखा कहां पर आपस में काटती है, तो जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों, भारत जो विश्व में 5 महासागर है उनमें अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में दोस्तों जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा आपस में काटती है। चलिए मैं आशा करता हूं आप यहां तक समझ पा रहे होंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार किस प्रकार है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पे बात करते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के पूरा अध्ययन कर चुके हैं और अब बात करते हैं अक्षांशीय व देशांतर विस्तार जो भारत का है। तो ग्लोब में भारत जो उत्तर पूर्व में स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इस प्रकार से यह ग्लोब होता है, यह भूमध्य रेखा है, यह ग्रीनविच रेखा है। तो भारत यहाँ पे समथिंग यहाँ पे स्थित है। तो भारत आप देख पा रहे हैं ग्लोब में भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। जी हाँ, ग्लोब में भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। तो यहाँ से आपसे बिल्कुल यहाँ पे जो स्टैटिक्स IQ परिवार है आप सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल जो छोटा से छोटा क्वेश्चन है यहाँ से जो भी बन सकता है वह भी आपको बताया जाने वाला है। और दोस्तों जो एग्जाम में पिछले साल एग्जाम में इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह तो बताए ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों भारत की आकृति के बारे में बात करते हैं। तो भारत की आकृति के बारे में बात की जाए, भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है। जी हाँ, चतुष्कोणीय या पतंगाकार होती है। पतंगाकार जो भारत की आकृति चतुष्कोणीय या पतंगाकार होती है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो चलिए अब इसके जो विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। विस्तार के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात करेंगे जो इसका जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, जी हाँ 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश इसे जो यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जी हाँ, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वह 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पे आता है। और इस अक्षांश पे दोस्तों क्या नाम दिया गया है, कन्याकुमारी या कैपकोरियम इसे कहा जाता है। जी हाँ, कन्याकुमारी या कैपकोरियम, जी हाँ कैपकोरियम इसे कहा जाता है। तो कैपकोरियम या कन्याकुमारी यह तमिलनाडु में स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें 6 डिग्री, यहाँ पे बात करें 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जी हाँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु यही है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट इसी का नाम है। इंदिरा पॉइंट के अलावा दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है,
पिग्मेलियन पॉइंट, जी हाँ पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है, या इसका अन्य नाम है कि पार्सन पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह है जो इसके सभी उपनाम है, किसी भी उपनाम देकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल सारे याद रखने वाले हैं। 6 डिग्री और 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इसका जो नाम है इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है। अब बात की जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वह 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पे होता है और वह तमिलनाडु में कन्याकुमारी या कैपकोरियम नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं जो भारत का उत्तरतम बिंदु, तो यह है जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट है। तो दोस्तों बात की जाए जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट है, और जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से आरंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, और यह है दोस्तों यह भी पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से है यह विस्तार है। अब बात करते हैं जो उत्तरतम बिंदु की, तो उत्तरतम बिंदु है इसका जो इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल आप सभी को पता है जो लद्दाख में स्थित है, जी हाँ लद्दाख में स्थित है। और अब बात करते हैं जो इसका 68 डिग्री 7 मिनट पे या पश्चिमतम बिंदु की बात की जाए, तो पश्चिमतम बिंदु को आप सभी को पता है गौहर माता कहा जाता है, गौहर माता, जी हाँ गौहर माता। और यह गौर माता या सरकिक्कर इसे कहा जाता है, और सरकिक्कर आप सभी को पता है गुजरात राज्य में स्थित है, जी हाँ गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करने वाले हैं सबसे पूर्वतम बिंदु, तो जी हाँ पूर्वतम बिंदु की बात करें तो इसे वलांगू या किबितू कहा जाता है, जी हाँ वलांगू या किबितू कहा जाता है, और यह है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहाँ से आप एक और क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तरतम और दक्षिणतम जो बिंदु स्थित है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पूर्वतम जिला कौन सा है। तो यहाँ से देखकर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि भारत का पूर्वतम जिला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमतम जिला गुजरात है, उत्तरतम जिला जो लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वह है, और जो दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो दक्षिणतम जिला है जो तमिलनाडु है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ से सभी जो बिंदु हैं वह कंफर्म कर चुके होंगे। चलिए इसके अलावा अब बात करते हैं कि मुख्य बिंदु है कर्क रेखा, जी हाँ कर्क रेखा है मुख्य बिंदु है कर्क रेखा। और कर्क रेखा हम देख चुके हैं कि कर्क रेखा किसी का जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जी हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जी हाँ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, या इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यह भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो दोस्तों बात की जाए इन 8 राज्यों में, तो पहला राज्य है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, जी हाँ छग आता है, फिर आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा के बाद में फिर आता है मिजोरम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह क्रम अनुसार जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है। दोस्तों जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह बिल्कुल है पश्चिम से पूर्व क्रम है। अब बात की जाए दोस्तों इससे और क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप हो सकते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सर्वाधिक लंबाई पे बात की जाए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें कि जो इसी क्रम में जो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, तो यह राजस्थान है। राजस्थान में कर्क रेखा केवल 26 किलोमीटर तक गुजरती है। और दोस्तों यहाँ से एक मुख्य क्वेश्चन और बता देने वाले हैं कि जो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जी हाँ 2 बार काटती है, और यह राजस्थान के अंदर ही काटती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अब बात करें कर्क रेखा के नजदीकी शहर, जी हाँ कर्क रेखा के नजदीकी शहर पे बात की जाए, कर्क रेखा के नजदीकी शहर,
तो कर्क रेखा की बिल्कुल नजदीक शहर दोस्तों गांधीनगर, जो आप सभी को पता है गुजरात राज्य की राजधानी है, वह भी कर्क रेखा के काफी नजदीक है। फिर बात की जाए उज्जैन, उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में जो शहर है वह भी कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। अब बात करें रांची, तो दोस्तों जो झारखंड की राजधानी रांची है वह कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस जो राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के बिल्कुल जो ऊपर स्थित है, तो वह रांची है। दोस्तों दूसरे शहर की बात की जाए वह है भोपाल, भोपाल भी इसके नजदीक स्थित है। फिर बात की जाए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वह भी दोस्तों इस कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यदि किसी प्रकार की दोस्तों किसी भी प्रकार से आपके मन में डाउट है तो आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स चालू है, वहां कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका बिल्कुल सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। जी हाँ, भारतीय मानक समय रेखा। वैसे तो विश्व में जो दोस्तों ग्रीनविच रेखा से समय की गणना की गई है, लेकिन जो भारतीय मानक रेखा भी बनाई गई है, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। और आप सभी को पता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जी हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में माना गया है। जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। इसी क्रम में बात करें, जो यह रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा यह भारतीय मानक समय रेखा यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो यह राज्य कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सबसे पहले आता है यूपी, फिर आता है एमपी मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, और फिर इसके बाद अंत में आता है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। यह है 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इनका भी बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो कि कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है इसके संदर्भ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है, ये दोनों राज्यों से कर्क रेखा व मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। जी हाँ, मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। जी हाँ, दोनों गुजरती है। कि कर्क रेखा को हमने देखा था भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार यह है जो राज्यों से गुजरती है। इनमें जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है और जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भी गुजरती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है उसका जो फिक्स बिंदु या फिक्स स्थान निर्धारित किया गया है वह कौन सा है। तो जो उत्तर प्रदेश के नैनीताल के नैनी में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नैनीताल जो है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनीताल के नैनी एक जगह है, वहां से भारतीय समय का निर्धारण किया गया है। जी हाँ, भारतीय समय निर्धारित किया गया है। और यह जो समय निर्धारण किया गया है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जी हाँ, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जी हाँ, 5.5 घंटे आगे है। तो आप देख पा रहे हैं 5.5 घंटे आगे है। और दोस्तों जो ग्रीनविच में माना जाए कि ग्रीनविच लंदन में दोस्तों जब 12 बजते हैं तो अब हमारे यहाँ भारत पर 5:30 बज रहे होते हैं। तो इतना जो 5.5 घंटे है जो ग्रीनविच रेखा से जो भारतीय मानक समय रेखा का जो समय है वह 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों यह जो 5 लिखे हुए हैं यहाँ पे 6 नहीं समझना है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है। लिखने में मिसप्रिंटिंग क्या है होती है वह हो चुकी है। तो यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। और बात की जाए दोस्तों हमारे यहाँ जो भारत का पूर्वोत्तम जिला है और जो पश्चिमतम जिला है उसके संदर्भ में, तो जो यहाँ पे बात करेंगे गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से
2 घंटे आगे है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे आगे है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो भारत का पूर्वोत्तम जिला अरुणाचल प्रदेश यहाँ है और जो पश्चिमतम जिला है गुजरात यहाँ है। तो जो सूर्य जो समय का है जो इस प्रकार से इधर जो 2 घंटे आगे होता है, यहाँ जो काफी दूरी है इसके कारण, यहाँ जो दूरी के कारण यहाँ पे जो 2 घंटे समय में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात की जाए जो भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। जी हाँ, जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री, वह जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में काटती है। तो दोस्तों जिस प्रकार जो ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में काटती है, उसी प्रकार भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा भी भारत में एक दूसरे को आपस में काटती है, और वह जो राज्य है काटती है वह है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको यह जो छोटे छोटे बिंदु है वह भी पता होना चाहिए, ताकि जो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे आसानी से कर सके। चलिए अब इस यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि जो भारतीय मानक समय रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए कि सर्वाधिक लंबाई आप सभी को पता है जो छत्तीसगढ़ राज्य में ही होती है। और न्यूनतम लंबाई है जो मध्य प्रदेश में है, न्यूनतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। दोस्तों कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में थी और सबसे कम राजस्थान में। उसी क्रम में जो भारतीय मानक समय रेखा पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो भारतीय मानक समय रेखा की सर्वाधिक लंबाई छत्तीसगढ़ में है, जबकि न्यूनतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपको यह बिल्कुल क्रम बताया जा चुका है, तो मैं आशा करता हूँ आप जो क्लास में काफी एंजॉय कर रहे होंगे और आपके दिमाग में भी दोस्तों ये सारी बातें जो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसी दोस्तों अनुरोध के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब विश्व के सबसे बड़े देश कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करने वाले हैं, विश्व के बड़े देशों के बारे में बात करते हैं। विश्व के बड़े देश, और बड़े देश दोस्तों जनसंख्या में नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े देशों को याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक आपको यहाँ बताई जाने वाली है, और वह ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट। जी हाँ, भारत अर्जेंट। दोस्तों यह एक लाइन याद करने मात्र से ही आप जो विश्व के सबसे टॉप 8 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनका क्रम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रू है, तो रू से बनने वाला है रूस। कैसे बनने वाला है? कनाडा। जी हाँ, कैसे कनाडा बनेगा? चीन से दोस्तों सीधा सा चीन बनने वाला है। ऐसे बनने वाला है यूएसए अमेरिका। वैसे बनने वाला है ब्राजील, आप देख पा रहे हैं। आ से बनने वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार बनने वाला है। यह है दोस्तों हमारा इंडिया। और फिर 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो आपने देखा दोस्तों, केवल एक लाइन में कुछ शब्द याद करने मात्र से आपको भारत के जो टॉप 8, भारत के नहीं दोस्तों, जो विश्व के सबसे टॉप 8 क्षेत्रफल वाले जो देश है वह उनका क्रम याद कर पाते हैं। तो विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पर आता है अमेरिका। 5वें नंबर पर ब्राजील। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आता है इंडिया भारत। और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वह है 7वां। जी हाँ, 7वां स्थान है। 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का है, आपको यह पता होना चाहिए। तो विश्व के सबसे बड़े देश देख चुके हैं। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं विश्व के सबसे छोटे देश। जी हाँ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखने वाले हैं विश्व के सबसे छोटे देश। जी हाँ, विश्व के सबसे छोटे देश और छोटा देश किस आधार पर यहाँ पे छोटे बताए जा रहे हैं, तो वह आधार है क्षेत्रफल। विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश देख चुके हैं। रूस, कनाडा, चीन है, अमेरिका, और अमेरिका के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ये है टॉप 8 भारत जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं। फिर बात करते हैं सबसे छोटे देशों पर। तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जी हाँ, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और यह है इटली में स्थित है। इटली में दोस्तों इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10.44 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद विश्व के जो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा देश है वह है मोनाको। जी हाँ, मोनाको आता है।
तीसरे नंबर पर सबसे छोटा देश आता है वह है नोरू। जी हाँ, नोरू तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर बात की जाए तुवालू। जी हाँ, तुवालू चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो दो देश है ऊपर के सबसे छोटे वह यूरोप महाद्वीप में है। जी हाँ, यूरोप महाद्वीप में है। और जो नीचे के दो हैं तीसरे और चौथे नंबर पर सबसे छोटे देश आते हैं वह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है रूस। रूस का क्षेत्रफल काफी है, जबकि जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी देश का क्षेत्रफल है मात्र जो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कितना छोटा देश है। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे छोटे देशों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्थल अवरुद्ध राज्यों के बारे में। जी हाँ, स्थल अवरुद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध राज्यों के बारे में बात करते हैं। अवरुद्ध राज्य, तो दोस्तों भारत में 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल अवरुद्ध है। जी हाँ, जो भारत में 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल अवरुद्ध है। जी हाँ, स्थल के अवरुद्ध है। जबकि बात की जाए भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, तटीय सीमा बनाते हैं। जो भारत के 9 राज्य हैं वह तटीय सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। जी हाँ, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है वह जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% के बराबर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य है। जी हाँ, जो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य के बारे में बात करने वाले आधार पर बड़े राज्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं सबसे बड़े राज्य। जी हाँ, सबसे बड़े राज्य। फिर बात करेंगे सबसे छोटे राज्य। जी हाँ, सबसे छोटे राज्यों पे फिर बात करने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। फिर उसके बाद नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो यह छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भारत का जो सबसे बड़ा राज्य निकल कर आता है आप सभी के सामने वह राजस्थान है। और राजस्थान अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान से पहले जो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वह मध्य प्रदेश था, लेकिन जो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है वह है राजस्थान। फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर जो राज्य आता है वह है यूपी। जी हाँ, यूपी चौथे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं सबसे छोटे राज्य सॉरी दोस्तों, सबसे छोटा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है जो भारत का गोवा। फिर उसके बाद में आता है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर राज्य आता है त्रिपुरा। जी हाँ, तीसरे नंबर पर राज्य जो आता है त्रिपुरा। चौथे नंबर पर आता है नागालैंड। जी हाँ, चौथे नंबर पर नागालैंड आता है। तो आपको यह है दोस्तों 4 नंबर तक तो क्रम पता होना चाहिए। बात की जाए आप सभी के सामने क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। फिर आता है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे राज्यों में बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, उससे दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे नागालैंड। दोस्तों अभी तक बात की हमने क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े व छोटे राज्य के बारे में। अब बात करने वाले हैं क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर बात करने के बाद अब बात करेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो जो उत्तर प्रदेश है वह जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों
जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जी हाँ, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य यह है सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से जो यहाँ पे राज्यों की गणना की जाती है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला बड़ा राज्य होता है वह है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम। तो आपको दोस्तों यहाँ पे यह भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा जनसंख्या में और क्षेत्रफल में कौन सा है। चलिए इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कि जो जनसंख्या से और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। जनसंख्या से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है वह है चीन। चीन में जनसंख्या है 137 करोड़ की समथिंग जनसंख्या है दोस्तों, 137 करोड़ की समथिंग जनसंख्या है, और यह है कुल विश्व की जो समथिंग 20% को कवर करती है। फिर उसके बाद जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है वह है भारत। भारत की जनसंख्या आप सभी को पता है 121 करोड़ के समथिंग है, 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। फिर उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर आता है देश वह है अमेरिका, यूएसए। दोस्तों यूएसए की जनसंख्या है 33 करोड़। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कहाँ तो 137, 121 और कहाँ पे 33। तो जनसंख्या भारत और चीन में कितनी अधिक है आप अनुमान लगा सकते हैं, 33 करोड़ है। तो यह कुल जनसंख्या का 5% है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए अब चौथे नंबर पर जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जनसंख्या है 22 करोड़ जनसंख्या है। जी हाँ, 22 करोड़ जनसंख्या है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि किस देश में विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो है इंडोनेशिया है। जी हाँ, इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। वैसे तो काफी मुस्लिम देश है लेकिन उन सभी के तुलना के आधार पर दोस्तों सबसे अधिक जिस किसी भी देश में मुस्लिम पाए जाते हैं वह है इंडोनेशिया है। तो चलिए अब जो अगला जो देश है उसके बारे में बात करते हैं। 5वें नंबर पर जनसंख्या में आता है दोस्तों ब्राजील, और ब्राजील की जनसंख्या 19 करोड़ है। जी हाँ, ब्राजील की जनसंख्या 19 करोड़ है। 6ठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। जी हाँ, जो नापाक है अपना पड़ोसी देश है, उसकी जनसंख्या भी 18 करोड़ के समथिंग है। फिर बात की जाए 7वें नंबर पर आता है दोस्तों बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जो जनसंख्या है वह है 16 करोड़। जी हाँ, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 16 करोड़ है। तो यहाँ से आपको यह आंकड़े भी पता होना चाहिए विश्व की। दोस्तों यहाँ पे आप बात कर चुके हैं हमें कि जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या के आधार पर आप देख पा रहे हैं जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान जो है वह दूसरे स्थान पर है। चलिए अब बात करते हैं कि अगले जो किस प्रकार से और यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल फैक्ट वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी फैक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं उनसे क्वेश्चन है बिल्कुल 100% पुटअप होने वाले हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जी हाँ, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान है। और यह है पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो आपको यह भी होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाए सबसे छोटी, यदि पूछा जाएगी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह है नागालैंड। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान, फिर छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड बनाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों अभी तक हमने जो बात की है वह संपूर्ण जो राज्य है उसके बारे में बात की है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज पर। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, तो सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है लद्दाख। और सबसे छोटे की बात की जाए दोस्तों, सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जो लक्षद्वीप है। जी हाँ,
यहाँ पे बात कर रहे हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर। अब बात करने वाले हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूटी, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली ही जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। यदि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है वह भी दोस्तों लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। तो दोस्तों यहाँ से हमने बात की जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश वह दिल्ली, और जनसंख्या के आधार पर ही सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह समस्त बातें पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत है जो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपको इनकी संख्या भी पता होनी चाहिए, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहले नंबर पर आता है दोस्तों, यह सर्वाधिक जो आधार पर यहाँ पे बताया गया है बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और वह जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, 4000 की समथिंग दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है चीन। जी हाँ, दूसरे नंबर पर चीन आता है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की यह सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में आता है पाकिस्तान। जी हाँ, फिर उसके बाद में आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा साझा करता है वह है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल। जी हाँ, नेपाल जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर की। जी हाँ, 1751 किलोमीटर की। 5वें नंबर पर आता है म्यांमार। तो म्यांमार जो भारत के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। 6ठे नंबर पर जो आता है देश वह है भूटान, और भूटान जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है। फिर 7वें नंबर पर आता है वह है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वह 106 किलोमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है वह बांग्लादेश है, और सबसे छोटा देश है अफगानिस्तान। भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यह इन 7 का क्रम आपको बताया जा चुका है। यह कितने किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है वह भी बताया जा चुका है। तो यहाँ से आप सभी को यह पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिणी एशिया में स्थित भारत के देश कितने हैं। तो बात की जाए जो आप सभी को पता है कि भारत है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में तो स्थित है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दक्षिण एशिया में देश कौन कौन से स्थित है। जी हाँ, दक्षिण एशिया में स्थित देशों के बारे में बात की जाए। जी हाँ, स्थित देशों के बारे में बात की जाए कि कितने देश जो है दक्षिण एशिया में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान भी दक्षिणी एशिया में है। अफगानिस्तान के बाद में फिर बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के फिर बाद में जो देश है वह है भारत। फिर बात करते हैं अगले नंबर पर है नेपाल। फिर अगले नंबर पर आता है भूटान। फिर अगले नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में फिर आता है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका भी जो दक्षिण एशियाई देश है। फिर उसके बाद में 8वें नंबर पर आता है वह है मालदीव। तो दोस्तों मालदीव दक्षिण एशिया में स्थित देशों के बारे में हम पता कर चुके हैं। 8 देश दक्षिण एशिया में स्थित हैं, जिनमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो दक्षिण एशिया में स्थित देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश है भारत। जी हाँ, सबसे बड़ा
देश है भारत। सबसे बड़ा देश पूछा जा सकता है तो सबसे छोटा देश भी पूछा जा सकता है, और सबसे छोटा देश है दोस्तों, सबसे छोटा देश दक्षिण एशिया में स्थित वह है मालदीव। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इसी क्रम में जो तटीय सीमा के बारे में बात करते हैं। तटीय सीमा पर बात करने वाले हैं कि तटीय सीमा से और किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो दोस्तों तटीय सीमा भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें पहला राज्य है गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो पहला राज्य है। फिर उसके बाद में जो साझा करता है वह तटीय सीमा साझा करता है वह है महाराष्ट्र। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है, तीसरे नंबर पर आता है गोवा। जी हाँ, गोवा आता है। चौथे नंबर पर आता है कर्नाटक। जी हाँ सॉरी दोस्तों, चौथे नंबर पर कर्नाटक है। पांचवें नंबर पर आता है केरल है। और दोस्तों और बात की जाए छठे नंबर पर आता है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु छठे नंबर पर आता है। और सातवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। सातवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। और आठवें नंबर पर जो राज्य आता है जो तटीय सीमा साझा करने में वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और दोस्तों जो 9वें नंबर पर आता है वह है उड़ीसा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो गुजरात राज्य है वह सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है। हाँ, सबसे लंबी तटीय सीमा है इसकी। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य के बारे में बात की जाए तो वह गुजरात है। और दोस्तों यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी तटीय सीमा, तो सबसे छोटी तटीय सीमा है दोस्तों गोवा राज्य की है। सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा जो है वह गोवा राज्य की है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे लंबी गुजरात की है। फिर यहाँ पे जो प्रायद्वीप भारत की बात की जाए तो वह या तो उसमें या सेकंड सबसे लंबी बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की आती है। जी हाँ, दूसरी सबसे लंबी तटीय, दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा, तटीय सीमा। या दोस्तों दक्षिणी राज्यों में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटीय सीमा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों 9 राज्य बात करें यहाँ पे हमने देखा, उसके अलावा और यहाँ से हम बात करें कि जो 9 राज्य है वह समुद्री सीमा साझा करते हैं। 9 राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं या तटीय सीमा साझा करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं। जबकि 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, 16 राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। और जो 5 राज्य हैं अंतर्वर्ती राज्य है, 5 राज्य हैं जो अंतर्वर्ती राज्य है, अंतर्वर्ती राज्य या किसी भी वह प्रकार से वह समुद्री सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो वह अंतर्राज्यीय राज्य कौन से है 5, जिनमें पहले नंबर पर आता है हरियाणा। जी हाँ, पहले नंबर पर आता है हरियाणा। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। जी हाँ, एमपी आता है। तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। जी हाँ, तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर आता है झारखंड। जी हाँ, चौथे नंबर पर आता है झारखंड। और 5वें और अंतिम नंबर पर जो आता है वह है तेलंगाना। जी हाँ, 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में जिसका गठन हुआ वह तेलंगाना भी अंतर्राज्यीय दोस्तों जो राज्य है वह किसी भी प्रकार से ना तो समुद्री सीमा बनाता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब भारत के जो प्रमुख विवाद हैं उनके बारे में बात करते हैं। विवादों में सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत व पाक के विवाद। भारत व पाक का विवाद किन किन जो स्थलों के ऊपर है उनके ऊपर बात करने वाले हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पीओके की। पीओके क्या होता है? पाक अधिकृत कश्मीर है। जी हाँ, पीओके का है पाक अधिकृत कश्मीर। जी हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर की जो क्या पृष्ठभूमि रही है, पाक के अधिकृत कब गया उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की आजादी के समय जो माउंटबेटन योजना आई थी वह आई थी 3 जून को या 3 जून
जो प्लान है उस प्लान के अंतर्गत 3 जून 1947 का प्लान है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से बंटवारा हुआ था उसके ऊपर पहले हम जो चर्चा करेंगे। फिर इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि जो पीओके है वह किस अनुसार बना। तो दोस्तों यहाँ पे बांटा गया ब्रिटिश प्रांत में बांटा गया, और यहाँ पे जो देसी रियासतें थी वह हुआ करती थी, देसी रियासतें हुआ करती थी, जिनमें से जो देसी रियासतों की संख्या हुआ करती थी समथिंग 562 थी। इन 562 में हुआ करती थी दोस्तों भारत भी है, भारत है, पाक है, और कुछ रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। जी हाँ, स्वतंत्र रहना चाहती थी। इन स्वतंत्र रहने वालों के क्रम में दोस्तों एक तो आता है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे वह थे राजा हरि सिंह। जी हाँ, वहाँ उस समय के राजा या 3 जून 1947 के प्लान के बाद जो राजा थे वह हरि सिंह थे। दूसरी जो स्वतंत्र रहने की जो इच्छा जाहिर की गई थी वह राजस्थान में जूनागढ़ ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की। फिर इसके अलावा एक और जो हैदराबाद है, हैदराबाद की निजाम भी दोस्तों जो स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुके थे। तो इस प्रकार से ये 3 है जो स्वतंत्र रहने की घोषणा की, ब्रिटिश प्रांत और जो देशी राष्ट्रों में इनने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। और दोस्तों अब बात करते हैं जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वह 1948 से पाक के अधीन है। जी हाँ, 1948 से ही पाक के अधीन है, इसीलिए इसे पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, अधीन है। और इसे जो रेखा बनाएगी है एलओसी है, एलओसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, या इसे युद्धबंदी सीमा भी कहा जाता है। जी हाँ, युद्धबंदी सीमा भी इसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और वह हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी दोस्तों हमेशा जो यहाँ पे करता रहता है। फिर इसके बारे में बात की जाए जो हमारे भारत में दोस्तों जो शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। 1972 में शिमला समझौता होता है। जी हाँ, 1972 में शिमला समझौता होता है। इस समझौते में जो है आते हैं वह है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। जी हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य जो संबंध जो समझौता होता है वह शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह शिमला समझौता 1972 में होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके लिए सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ और किनके मध्य हुआ। तो शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी कौन सी है। तो उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद है इसकी जो राजधानी है। जी हाँ, राजधानी कैपिटल की बात की जाए पीओके की तो मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। भारत पाक विवाद आप समझ चुके होंगे। 3 जून जो प्लान था उसके मद्देनजर दोस्तों जो 3 रियासतें थी जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इसे जो जम्मू कश्मीर के हरि सिंह राजा थे हुआ करते थे। और 1948 में जो है पाकिस्तान के अधीन चला जाता है पीओके। और जो इसकी यहाँ पे एक सीमा, युद्धबंदी सीमा बनाई गई है जिसे एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और दोस्तों बात की जाए 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों पीओके की जो हम बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं सियाचिन हिमनद। जी हाँ, सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर पे हम बात करेंगे। सियाचिन हिमनद का क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 75 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि जो सियाचिन हिमनद है इसका 2/3 भाग भारत के पास है या भारत के कब्जे में 2/3 भाग है भारत के पास, भारत के, तथा इसका शेष 1/3 भाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जी हाँ, पाकिस्तान के पास है। तो यहाँ पे 75 किलोमीटर का 2/3 भाग होता है, वह है 50 किलोमीटर। तो 50 वर्ग किलोमीटर भाग भारत के पास है, जबकि 25 वर्ग किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान के पास है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ के तापमान के बारे में बात की जाए कि यहाँ का तापमान, तो यहाँ का तापमान होता है वह है -50 डिग्री। जी हाँ, -50 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे भारतीय इंडियन आर्मी के जो जवान है, सैनिक हैं, वह फौजी यहाँ पे दोस्तों -50 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने जो भारत राज्य की दोस्तों जो सुरक्षा और दोस्तों यहाँ पे जो
सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो एक सैल्यूट उन भारतीय वीरों के लिए भी दोस्तों करना है जो हमारे लिए वहां पे -50 डिग्री सेल्सियस पर भी बने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक सैल्यूट उनके नाम पे भी आपको करना है, क्योंकि वह भारत देश का गौरव है, मिट्टी के लाल है दोस्तों, उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत के नाम से आपने सुना होगा। जी हाँ, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत आप सभी को पता है 1984 में चलाया गया था, और यह 1984 में सियाचिन को पुनः नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था। सियाचिन को पुनः नियंत्रण करने के लिए, पुनः नियंत्रण में करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो पाकिस्तान के कब्जे में जो सियाचिन चला गया था उसको पुनः भारत के कब्जे में लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो नुब्रा नदी है वह कहाँ से निकलती है, तो यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विवाद के ऊपर। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है वह है सिंधु नदी जल विवाद। जी हाँ, सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद के ऊपर बात करते हैं कि सिंधु नदी जल विवाद क्या है। तो सिंधु नदी जल विवाद है कि जो सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है। और इस जो सिंधु नदी जल विवाद के समझौते में दोस्तों समझौता होता है, यह समझौता 1960 में होता है। और इसकी जो मध्यस्थता की है दोस्तों विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की है। और जो वर्ल्ड बैंक में दोस्तों जो सदस्य थे रेमंड थे, यह नॉर्वे के निवासी थे। इन्होंने इसकी मध्यस्थता की है, नॉर्वे के निवासी थे। जी हाँ, नॉर्वे के निवासी रेमंड ने इसमें मध्यस्थता की है। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौता के ऊपर बात करते हैं। यह समझौता 1960 में होता है। तो इसके अंतर्गत क्या फैसला है आया उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें फैसला आया कि भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया, तो वह थे नेहरू जी। जी हाँ, नेहरू जी। और पाकिस्तान की तरफ से जिसने भाग लिया वह है जनरल अयूब खान। जी हाँ, जनरल अयूब खान ने इसमें भाग लिया दोनों। तो यहाँ से आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु नदी जल विवाद के ऊपर हस्ताक्षर भारत की तरफ से किसने किए और पाकिस्तान की तरफ से किसने किया। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए, तो वह है जनरल अयूब खान। और जो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए वह है सिंधु जल दोस्तों जो विवाद है उस पर हस्ताक्षर किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सिंधु जल विवाद के ऊपर समझौता किया। इस समझौते में क्या समझौता जो सामने आया आप सभी के सामने, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करें कि क्या समझौता का निदान निकला, तो दोस्तों सिंधु जल समझौते के प्रावधान की बात करेंगे। प्रावधान क्या रहा, तो प्रावधान इस प्रकार से रहा, जो आप सभी को पता है जो भारत में जो ऊपर की जो उत्तर में हिमालय की जो नदियां हैं वह है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ऊपर की जो 3 नदियां हैं और नीचे की 3 नदियां हैं इस प्रकार से बांटा गया। तो ऊपर की 3 नदियों के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। जी हाँ, ऊपर की 3 नदियों का जो पानी है उसका 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जो भाग का उपयोग भारत करेगा। जबकि नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज की 80% पानी का उपयोग भारत करने वाला है और 20% का जो उपयोग करेगा वह पाकिस्तान करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक में सदस्य रेमंड जो नॉर्वे के निवासी है उन्होंने यह समझौता करवाया। और सिंधु जल समझौते में जो हस्ताक्षर किया वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की तरफ से, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। और इस सिंधु जल समझौते के प्रावधान इस प्रकार से रहे
कि जो ऊपर की जो दोस्तों 6 नदियां हैं पंचनद जिन्हें कहा जाता है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, जिसके पानी का 80% भाग का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, जबकि 20% भाग का उपयोग भारत के साथ भारत करने वाला है। और नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इसके 80% भाग के पानी का उपयोग भारत करने वाला है, जबकि 20% भाग का उपयोग पाकिस्तान करने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो समझौता हुआ इसमें जो नदियों में जल के बंटवारे का किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत चीन सीमा। जी हाँ, भारत चीन सीमा के ऊपर बात करते हैं। और जो भारत चीन सीमा पर बात करने से पहले दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत और चीन के मध्य विवाद कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत और जो चीन के मध्य सबसे पहला विवाद, मुख्य विवाद है, वह है अक्साई चीन का है। जी हाँ, अक्साई चीन का मुख्य विवाद है। अक्साई चीन में दोस्तों कब से विवादित है, तो 1962 में जो युद्ध होता है 1962 से विवादित है। भारत चीन के मध्य जो 1962 में वॉर होती है तब से यह विवादित। दोस्तों बात करते हैं 1954 में जो पंचशील समझौता होता है। जी हाँ, पंचशील समझौता होता है, वह किन के मध्य होता है, उसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। इस समझौते में क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस पंचशील समझौते में भारत की तरफ से तो थे नेहरू जी। जी हाँ, भारत की तरफ से जो इस समझौते को किया हुआ है नेहरू जी, और चीन की तरफ से थे चाउ एन लाई। जी हाँ, चाउ एन लाई दोस्तों चीन की तरफ से थे, इन्होंने यह समझौता किया। इसमें दोस्तों 5 शर्तें रखी गई, वह है कि हम संप्रभुता को बनाए रखेंगे, दूसरी है आक्रमण नहीं करेंगे, तीसरा है सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे, और 5वीं बात है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह दोस्तों जो पंचशील का समझौता किया गया, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया और चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों जो 1962 में इस समझौते के होने के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। जी हाँ, भारत और चीन युद्ध होता है, भारत चीन युद्ध होता है। और इस युद्ध में इसमें चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। और वहां पे दोस्तों पाकिस्तान में एलओसी बनाई गई थी, उसी प्रकार यहाँ पे एलएसी बनाई गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल। जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा। दोस्तों वास्तविक सीमा रेखा यहाँ पे बनाई गई है, वास्तविक सीमा रेखा यहाँ पे बनाई गई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 1962 में भारत चीन युद्ध में समय चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, या भारत में जो विवादित स्थल है अक्साई चीन, उस पर कब्जा 1962 में किया गया था। 1954 में पंचशील समझौता होता है। इस पंचशील समझौते के ऊपर तो हस्ताक्षर करने वाले भारत के जो सदस्य हैं वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने इस पे दोस्तों जो इसके ऊपर दोस्तों जो सिग्नेचर किए थे। चलिए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर बात करते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करने वाले हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, पहला केंद्र शासित प्रदेश आप सभी के सामने आता है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश सामने आता है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है दोस्तों करगिल। करगिल को तो ग्रीष्म काल में बनाया गया है, जबकि लेह को शीतकाल में इसकी राजधानी बनाई गई है। फिर दूसरे नंबर पर बात करें JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी दोस्तों राजधानी है श्रीनगर। इसमें भी दोस्तों जो ग्रीष्म काल में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर दोनों को यहाँ पे राजधानी का दर्जा दिया गया है। फिर तीसरे नंबर पर जो यूनियन टेरिटरी आती है वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। जी हाँ, आप सभी को पता है चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा जो राज्य है उसकी भी राजधानी है। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पर दिल्ली, और दिल्ली की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। जी हाँ, नई दिल्ली की राजधानी है। 5वें नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वह है दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। दोस्तों आप सभी को पता है जो दमन दीव और दादर और नागर हवेली को दोस्तों जो एक कर दिया गया और एक कर इसकी राजधानी दमन बना दी गई। दोस्तों 26 जनवरी 2020 को जो दमन दीव और नागर हवेली को एक करके दोस्तों बिल्कुल एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन को बना दिया गया है। फिर बात करते हैं 6ठे नंबर पर लक्षद्वीप आता है। जी हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। जी हाँ, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। 7वें नंबर पर आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। जी हाँ,
अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है जो जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जी हाँ, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जिसकी दोस्तों राजधानी है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है 8वां, उसके ऊपर बात करते हैं। 8वां केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। अब दोस्तों बात की जाए पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी दोस्तों यह है 3 राज्यों में स्थित है और इसके जो भागों में अलग अलग बांटा गया है। पुडुचेरी भाग है यह जो तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पे कराईकल है दोस्तों, कराईकल भाग भी तमिलनाडु में स्थित है। जबकि इसका जो माहे वाला भाग है, इसका जो माहे भाग है यह केरल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो यनम है, यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, यनम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। एक तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, जबकि केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है, जबकि दोस्तों जो मुख्य राज्य है वह 28 है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अभी जो नवीनतम जो भारत के राज्य बने हैं उनका क्रम पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार बनाए गए थे। तो भारत के अंतिम राज्य बनने का क्रम क्या है, भारत के अंतिम राज्य बनने का क्रम क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। बनने का क्रम, तो इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों जो 26वां राज्य की यहाँ पे बात करें, 26वां राज्य, जी हाँ 26वां राज्य कौन सा बना था। 26वां राज्य दोस्तों आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ बना, और यह एमपी से अलग होकर, जी हाँ एमपी से अलग होकर बना। और कब बना, 1 नवंबर 2000 को। जी हाँ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, और इस अलग होने के कारण भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बनने वाला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बनता है। 1 नवंबर 2000 से पहले की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। भारत का 27वां राज्य कौन सा बना, तो वह उत्तराखंड बना। दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों जो यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, जी हाँ यूपी से अलग होकर बनता है, और यह 9 नवंबर 2000 को बनता है। जी हाँ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बनता है। भारत का 28वां राज्य कौन सा बना, तो भारत का 28वां राज्य बनता है झारखंड। जी हाँ भारत का 28वां राज्य झारखंड बनता है, और यह बिहार से अलग होकर, जी हाँ बिहार से अलग होकर बनता है। बिहार से अलग होकर यह 15 नवंबर 2000 को, जी हाँ 15 नवंबर 2000 को बनता है। भारत के 29वें राज्य और जो अभी नवीनतम राज्य है उसकी बात की जाए तो यह 29वां राज्य है दोस्तों बना है, वह है तेलंगाना। जी हाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। जी हाँ आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है, और यह 2 जून, जी हाँ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। भारत में कुल अब जो दोस्तों 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और यह है दोस्तों यह 29 राज्य बन चुके हैं। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे आप 29 बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे 28। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसको अलग कर दोस्तों जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख के रूप में 2 नए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए गए हैं। तो वहां से एक राज्य कम होते हैं, 29 से तो 28 राज्य बचते हैं। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो दमनदीप को और दोस्तों एक जो दमनदीप के अलावा इनको 2 को मिलाकर एक जो कर दिया गया है उस पर बात करें। दमनदीप व दादर नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश बसते हैं। अब दोस्तों बात की जाए भारत के कुल जो है, भारत में 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने भारत की स्थिति विस्तार एवं जो भारत से मुख्य क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सभी की विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह जो वीडियो है अपने जो दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं दोस्तों उन सभी के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी अपनी SSC CGL की प्रिपरेशन काफी जो बिल्कुल मजेदार तरीके से कर सकें। और आपको जो भूगोल से किसी प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला है तो आपका बिल्कुल राइट हो
तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार फिर से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार आपको यदि किसी प्रकार के इंडिया जीके से, स्टैटिक्स से या दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो सभी की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब हमारी जो स्टैटिक्स IQ ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहेगा इसी प्रकार हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।